हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन। और आप लोग को बखूबी पता है कि इंट्रोडक्शन में किस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग वे सारे बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बाबू जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, ताकि जब भी इस चैप्टर को सॉल्व करें आंख बंद करके सब एकदम जो होता है ना क्वेश्चन आंसर सब सॉल्व कर दें। तो बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं। यू मोस्ट वेलकम इन माय चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। हम लोगों को एक्सरसाइज 4.2 में सिर्फ एक ही चीज पढ़ना बाबू, एक ही टॉपिक पढ़ना है। वो टॉपिक का क्या नाम है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ना बाबू। इस चैप्टर में जो है सो हम लोग को सिर्फ डिस्कस करना है इसी चीज के बारे में कि डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आखिर होता क्या क्या है। तो चलिए एक करके देखते हैं। टोटल हम लोग को 6 प्रॉपर्टी पढ़ना है डिटरमिनेंट का। एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं पहले। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, अब ये शॉर्टकट लिख रहे हैं dt, मतलब समझ जाइए कि डिटरमिनेंट ले लिखा हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम if its rows and columns its rows and columns are interchanged, ये क्या लिखे फर्स्ट प्रॉपर्टी बाबू लोग? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मिला जुला के ये कहना चाह रहा है कि यदि आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं तो वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है सो इक्वल होगा किसके? ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट से। ये और अच्छा से आपको कब समझ में आएगा? जब हम लोग एग्जांपल लेंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझिए। मिला जुला के ये क्या बात कर रहा जानते बाबू कि जो डिटरमिनेंट लिए नॉर्मल डिटरमिनेंट लिए उसका वैल्यू निकाला है, तो जो नंबर आएगा अगर हम इसके ये बोला है कि इसके रो या कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब कह रहा है मिला जुला के ए ट्रांसपोज निकालिएगा तो हमेशा जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकलेगा वो और जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट रहेगा वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। अब एग्जांपल के थ्रू और क्लियरिफाई हो जाएगा बाबू। एग्जांपल मान लीजिए ए इज इक्वल टू हम ले लिए हैं 1 2 0 0 5 0 0 5 0 और फिर 9 7 8 ले लीजिए बाबू। ये हमने नॉर्मल डिटरमिनेंट ले लिया। इसका वैल्यू निकालिए पहले। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अब हम लोग को पता है कि किसके अलोंग एक्सपेंड करना है जिधर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स जीरो मिले। अब देखिए अगर हम C3 के करते हैं तो भी यहाँ 2 को जीरो आ रहा है, अगर R2 के अकॉर्डिंग भी करते हैं तो भी जीरो आ रहा है। मतलब आप R2 के अकॉर्डिंग कीजिए या C3 के कीजिए, इधर से भी कर सकते हैं। हम C3 की तरफ से करते हैं। ये प्लस माइनस प्लस, ये प्लस चल रहा तो प्लस माइनस प्लस 8 हो जाए, सिर्फ 8 होगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो और ये कॉलम खत्म, ये बचा 5 × 5 और ये हो गया 0, मतलब हो गया 5 और माइनस का 0। ये क्या हो गया? 8 × 5 = 40। ये निकल गया मेरा। एक नॉर्मल डिटरमिनेंट लिया, उसका वैल्यू निकाले 40 आ गया। अब क्या कीजिए, आप इसका ए ट्रांसपोज निकालिए। वही बोला है इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब है बाबू ए ट्रांसपोज निकालिए। उसका मान लीजिए हम नाम डाल दिए बी। बी को हम डिटरमिनेंट लिए हैं और डिटरमिनेंट क्या लिए हम कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किए। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिए तो क्या बना 1 2 0, फिर क्या बना 0 5 0
और फिर क्या बना 978 ये बना। अब इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू क्या निकलेगा? आप किधर से एक्सपेंड करना जिसमें मैक्सिमम टर्म्स क्या मिले 0। हम देख रहे हैं C2 में भी कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है, मैक्सिमम टर्म्स 2 0, और अगर R3 में भी कर रहे हैं तो मैक्सिमम टर्म्स क्या मिल रहा है 2 0 मिल रहा है। तो आप किसी तरफ से कर सकते हैं, हम R3 तरफ से करते हैं। R3 तरफ से करेंगे बाबू लोग तो ये प्लस माइनस प्लस है, तो प्लस माइनस प्लस 8, ये हो गया 8 इंटू में क्या होगा ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 5 एकम 5 और ये 0, 5 माइनस का 0, ये भी क्या आ गया 40। फर्स्ट प्रॉपर्टी यही का था बाबू, फर्स्ट प्रॉपर्टी में कुछ नहीं था। फर्स्ट प्रॉपर्टी में मिला जुला के ये कहना चाह रहा है कि डिटरमिनेंट के वैल्यू जो है सो सेम रहता है। कब? जब एक नॉर्मल को डिटरमिनेंट निकाले तब, और वही डिटरमिनेंट का अगर ट्रांसपोज कर दीजिएगा और उसका भी वैल्यू निकालिएगा तो हमेशा ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट के इक्वल ही रहेगा। देख लीजिए आपके आंखों के सामने, ये समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ एनी टू रोज और columns, if any two rows or columns are interchanged if any two rows or columns are interchanged, then the sign of determinant changes। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? तो सेकंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि यदि आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट है बाबू उसका माइनस मतलब साइन जो है सो चेंज हो जाता है। अगर ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट प्लस में है तो अगर दो रो और दो कॉलम को इंटरचेंज किए तो माइनस में हो जाएगा, अगर ओरिजिनल वाला माइनस में रहेगा तो वो प्लस में हो जाएगा, मतलब साइन जो है सो चेंज कर जाता है। वो और बढ़िया से क्लियर कब होगा बाबू? जब हम एक एग्जांपल लेंगे। क्लियरिफिकेशन जरूरी है क्योंकि जो आप बात बोल हम यकीन कैसे करें। एग्जांपल के तो समझते हैं। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट लिए, वो क्या लिए 1 2 5 0 0 2 9 8 माइनस का 1 ले लिए, ये ले लिए, ये एक नॉर्मल एक डिटरमिनेंट ले लिए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा? इसका वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 0 कहां मिल रहा है बाबू? सेकंड रो में। तो ये प्लस माइनस तो ये हो गया माइनस का 2। ये रो और ये कॉलम खत्म, इधर से गुना करेंगे तो ये 8 एकम 8 और 9 दूनी का 18। ये क्या होगा 8 एकम 8 और 9 दूनी का 18, ये होगा 8 एकम 8 और 9 दूनी का 18। अब ये 8 में 18 जगह तो कितना बचेगा माइनस का 10, और माइनस का 10 को हम माइनस का 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 10 दूनी का 20। ये आ गया मेरा। अब क्या करना है कि किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करना है बाबू। तो हम क्या किए हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में कि जो हम R1 को बाबू उसको हम इंटरचेंज कर दीजिए किसके साथ? R2 के साथ। ये साइन जो है सो इंटरचेंज का दिखाता, ये आप लोगों को बखूबी पता होगा क्योंकि हम मैट्रिक्स में ये चीज बता चुके हैं। अब ए मेरा क्या बन गया? तो ए मेरा बन गया 0 0 2, फिर ये क्या 1 2 5, और फिर ये क्या बना 9 8 और माइनस का 1। अब इसका वैल्यू निकालिए, तो अब इसका वैल्यू क्या निकलेगा? प्लस माइनस, ये 0 बाबू, प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2,
ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 8 एकम 8 और 9 दूनी का 18, तो ये क्या बन गया 8 माइनस का 18, और 8 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 10, को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 20। देखिए बाबू फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी वही कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे बाबू कि आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो डिटरमिनेंट का साइन है बाबू वो चेंज हो जाता है। हम एक नॉर्मल डिटरमिनेंट निकाले, उसका वैल्यू क्या निकला 20, लेकिन जब हम R1 को इंटरचेंज कर दीजिए R2 के साथ तो देखिए उसका वैल्यू क्या निकल गया माइनस का 20, साइन चेंज हो गया कि नहीं, यहाँ 20 आया यहाँ माइनस का 20 आया। तो सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि किसी भी दो रो या कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट है उसका साइन जो है सो क्या होता है चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में। क्या कहता है थर्ड प्रॉपर्टी, यहां तक पूरा क्लियर है बाबू? थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि इफ any two rows or columns if any two rows or columns are identical then the value of determinant is 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है? थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। ये आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? ये आइडेंटिकल का मतलब, तो ये आइडेंटिकल का मतलब होता है बाबू कि सेम, कि कभी भी दो रो या दो कॉलम आपको सेम मिल गए तो आंख बंद करके उसका आंसर क्या होगा 0 तुरंत बाबू। एग्जांपल को तुरंत समझिए। मान लिया हम एक डिटरमिनेंट लिए बाबू a is equal to 1 2 7 2 5 माइनस का 1 2 7, ये डिटरमिनेंट लिए। हम इसका वैल्यू निकालने के लिए बोले तो क्या आप लोग जो है इसको सॉल्व करने बैठिएगा? नहीं सॉल्व करना है बाबू। देखिए फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0। ये प्रॉपर्टी के अनुसार हो गया। यदि इसे आप प्रूफ करना चाहते हैं तो देखो बाबू, जब हम ऐसा तो प्रॉपर्टी कर ना सकते, हम R1 को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं R1 को चेंज? कि R1 माइनस का R3 कर रहे हैं, ये तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे कि R1 में से R3 को माइनस करेंगे तो देखिए इन्हें 0 0 0। आप लोगों को पता है मैट्रिक्स के केस में बताया और डिटरमिनेंट का भी फर्स्ट चैप्टर में ये चीज बताया कि किसी भी एक रो या कॉलम में सारा एलिमेंट अगर 0 मिले तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कितना होता है 0 होता है, मतलब मिला जुला के भी 0 आ गया। तो वही करो, तो इतना प्रॉपर्टी। अब ये आपको ऑपरेशन लगाना नहीं बाबू, जैसे ही देखे कि दो रो या दो कॉलम इक्वल मिल गया आंख बंद करके क्या मार देना आंसर 0। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट मिल गया आपका b इज इक्वल टू 2 5 3, अब यहां आ गया 4 2 7, ये आ गया 4 10 और 6। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि यहां बनल पूरा मिल गया तो आपको पता चल गया 1 2 7 इक्वल है तो मार दीजिए 0। अब कहीं कहीं ऐसा होता है बाबू कि डीएल रहता है, रेशियो उसका सेम रहता है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या से मल्टीप्लाई हुआ क्या से डिवाइड हुआ जो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि अगर इससे दो कॉमन लेंगे बाबू लोग, तो अगर दो कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा? अगर इससे हम 2 कॉमन लेंगे, अगर देखिए इसमें हम कॉमन तो ले सकते हैं, अगर इससे हम 2 कॉमन लिए तो 2 कॉमन लिए तो क्या बना, ये 2 आ गया कॉमन में। ये इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताएंगे। ये 2 कॉमन ले लिए। मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है कि किसी एलिमेंट से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिएगा मैट्रिक्स में तो सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, बट डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में होता है कि आप किसी एक रो या एक कॉलम ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। 2 इससे हम कॉमन ले बाबू, तो ये ट्रांजिटिव रहेगा 2 5 3, फिर क्या 4
2 7। अगर दो इससे कॉमन किए तो ये क्या बना 2 5 और 3 बना 2 5 और 3। अब दो रो और दो कॉलम इक्वल आ गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। तो बहुत बार ऐसा केस होता है कि उसका रेशियो आपको इक्वल दिया हो, आपको उससे कुछ गुना करके या कुछ डिवाइड करके कॉमन लाना होगा। समझ में? बहुत बार तो ऐसा तो कि एडजेक्टिव दिया हो रहा था, बहुत बार आपको ऐसा दिया रहता है, इसको आपको अच्छा फॉर्मेट में बना के और फिर देखना होगा कि ये इक्वल हो रहा है या नहीं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी मिला जुला के यही करना चाह रहा है कि यदि किसी भी दो रो या दो कॉलम को आप इक्वल देख लिए तो आंख बंद करके उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या मार दीजिए 0। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी में। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ each element of a row, if each element of a row or column, if each element of a row or column is multiplied by any constant k, then the value of determinant gets multiplied by k। ये क्या कर रहा है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी? तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय क्या। मतलब बाबू कोई डिटरमिनेंट लिए, यदि उससे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट होता है वो उतना गुना हो जाता है बाबू। समझ में आ गया? मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट लिए हम, उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसका 3 गुना हो जाएगा वो। एग्जांपल के थ्रू समझिए बाबू और क्लियर होगा आपका। एग्जांपल में मान लीजिए आपका, अभी तुरंत इसके पहले वही प्रॉपर्टी बताए थे बाबू, a इज इक्वल टू आपका, मान लीजिए हम 7 इंटू 9, 7 इंटू माइनस का 1 और 7 इंटू 2, यहाँ है 2 5 7 8 9 11, ऐसा रहा। अब देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं कि R1 में जो है सो सभी एलिमेंट में 7 से मल्टीप्लाई। अब इसको क्या कर सकते हैं आप, 7 को कॉमन लेके ये जो ओरिजिनल वाला डिटरमिनेंट है वो लिख सकते हैं। मतलब 9 माइनस का 1 2, 9 माइनस का 1 2, 2 5 2 5 7 और 8 9 11, 8 9 11। यहाँ क्या देखे, देखिए अभी हम इसके पहले प्रॉपर्टी में बताएं बाबू, क्या बताएं हम कि मैट्रिक्स के केस में ऐसा होता है कि आप किसी स्केलर या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखा रहता है वो सभी एलिमेंटों से मल्टीप्लाई होता है। बट डिटरमिनेंट के केस में ऐसा नहीं होता बाबू। डिटरमिनेंट के केस में ऐसा होता है कि यदि आप देखिए यहाँ सिर्फ एक ही रो में मल्टीप्लाई किए, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसे आप कॉमन भी कर सकते हैं। किसी एक रो में अगर कॉमन मिले तो आप इजीली कॉमन कर सकते हैं। अगर हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो किसी एक रो में एक और मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, सब में नहीं होगा ये। समझ में आ गया? जैसे आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे जो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि 7 से सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। ये समझ में आ गया? यही कहता आपका क्या चीज है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, कि किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो कांस्टेंटों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना गुना हो जाता है ओरिजिनल डिटरमिनेंट का। देखिए वही हुआ। समझ में आ गया? जब ये समझ में आ गया तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बाबू। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी,
फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ all elements of a row or column if all elements of a row or column is if all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more than two terms then the determinant can be expressed as the sum of two or more than two determinants अबे क्या कथा लिख दिए हैं, पूरा भारा सा लग रहा बाबू, पढ़ले तो कुछ नहीं पढ़ रहा है। देखिए क्या लिखे बाबू, लिखे ये बाबू कि if all elements of a row or column of a determinant are expressed as the sum of two or more than two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more than two determinants। ये कह रहा बाबू कि कभी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो समेशन में या सब्ट्रैक्शन में, समेशन में यहाँ बात किया गया समेशन में, तो समेशन के फॉर्म में दिया हो तो आप उस डिटरमिनेंट को अलग अलग दो समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए बाबू, कथा कम ही समझ में आता है, एग्जाम्पल बढ़िया क्लियर करता है बाबू, एग्जाम्पल के थ्रू पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए बाबू एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a इज इक्वल टू a1 प्लस का लैम्डा 1, फिर b1 प्लस का बीटा, या लैम्डा 2 लिख दिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कुछ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, और c1 प्लस का लैम्डा 3 ये लिख दिए। अब यहाँ क्या लिख दिए, यहाँ लिख दिए a2 b2 c2, यहाँ लिख दिया आपका a3 b3 c3 ये लिख दिए। अब देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ मिले बाबू किसी रो या कॉलम में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3 प्लस का, प्लस में क्या है, तो प्लस का ए लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 a2 b2 और c2,
और फिर क्या है A3 B3 और C3। ये वही कर रहा क्या कर रहा है, देखिए यहां समझिए फिर से, यही क्या कर रहा बाबू कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में समेशन का फॉर्म में लिखा हुआ हो कोई एलिमेंट, अगर जो यहाँ समेशन का फॉर्म में है तो इसको आप अलग अलग दो सम के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अलग अलग कर दिए बाबू। यहाँ क्या था a1 प्लस λ1, इसको एक बार ऐसे लिखे और प्लस में जो λ1 λ2 λ3 था उसको अलग से डिटरमिनेंट में ऐड कर दिए। तो आप इजीली कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ दो या दो से अधिक एलिमेंट है बाबू, तो आप उसको अलग अलग डिटरमिनेंट में ऐड कर सकते हैं, पूरा फ्रीडम। समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टी यहां तक क्लियर हो गया। ये प्रॉपर्टी के बताने के साथ साथ हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर्टी है यहां तक समझ में, ये मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन ताकि आप लोग ये दिमाग में रहे, बाकी बात क्वेश्चन और क्लियर होगा यार, साथ साथ में एग्जांपल के थ्रू भी आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? यहां तक क्लियर है? जब ये क्लियर बाबू तो लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, 6 नंबर प्रॉपर्टी। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains same, remains same if we apply the operation, अब ऑपरेशन में क्या है, मतलब ऑपरेशन क्या बाबू, आप आर आई को मतलब आर कोई सा भी रो 1 रो 2 कोई सा भी रो को चेंज कर सकते हैं। कैसे? आप उसको चेंज कर दीजिए प्लस किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी दूसरे रो के साथ और ऐड कर दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। अगर ऐसा रो के केस में बाबू तो कॉलम के भी केस में हो सकता है, या फिर आप किसी कॉलम को चेंज कर दीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा? तो उसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से किसी अनदर कॉलम को मल्टीप्लाई करके। ये समझ में आया? समझ में आया तो गुरुजी, लेकिन क्लियर तो तब होगा जब एग्जांपल लीजिएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए हम a इज इक्वल टू 1 2 5 2 3 0 7 5 और 0 ले लेते हैं। इसका अगर वैल्यू निकालेंगे बाबू लोग, इसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस मतलब 5, ये रो और ये कॉलम साफ हो गया तो क्या बचा, 5 दूनी का 10 और माइनस 7 तिया का 21, 5 दूनी का 10 और माइनस का 7 तिया 21। यहाँ क्या बना, माइनस का 11, माइनस का 11 गुने 5 तो ये हो गया माइनस का 11 5 55। ये मेरा आ गया, कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट ले बाबू उसका वैल्यू ये निकल गया। अब आगे हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं ऑपरेशन? क्या आप जो है सो R1 को चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिए? क्या R1 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें, R2 में ऐड कर दीजिए। यहां देखिए बाबू प्रॉपर्टी ऑपरेशन देखिए क्या लगाया है सो, R1 को चेंज करना आपको, R1 को कैसे चेंज करना कि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए किसमें, R2 से, और फिर किसमें ऐड कर देना, R1 में। करते हैं A इज इक्वल टू, R1 को चेंज किए 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी का 4 और 1 5 हो गया, 2 दूनी का 4 और 1 5 हो गया। फिर होगा क्या, 3 दूनी का 6 और 2 8 हो गया। फिर क्या होगा 0 और 0 प्लस 5 होगा तो 5 हो गया। ये आपका क्या है 2 3 और 0, और फिर ये क्या है 7 5 और 0। ये ऑपरेशन लगा दिए। अब ये ऑपरेशन लगा है तो आंसर निकाल के देखते हैं क्या आता है डिटरमिनेंट का वैल्यू। a इज इक्वल टू, और इधर भी एक्सपेंड करेंगे किसके तरफ, C3 की तरफ, तो ये हो गया 5 और इनटू में क्या बनेगा, ये कॉलम और ये खत्म, तो ये बनेगा 5 दूनी का 10 और माइनस 7 21, 5 दूनी का 10 और माइनस 7 21। ये बना ना ये इसके अकॉर्डिंग किए, तो ये 5 लिखाया, ये रो और ये कॉलम खत्म, तो 5 दूनी का 10 और माइनस 7 21। अब यहां भी आंसर क्या आया, तो माइनस का 55 आया कि नहीं।
यही प्रॉपर्टी क्या था बाबू, छठा नंबर प्रॉपर्टी का था कि आप किसी भी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, फ्रीडम है पूरा। देखिए ना, किए ना, R1 में चेंज किए हैं, R2 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना था, किसमें, R1 में, और उसके बाद फिर हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, तो इसमें भी क्या है, माइनस का 55, और जो ओरिजिनल वन था बाबू ओकरा में क्या है, माइनस का 55। समझ में आया? यहाँ तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो 6 प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। अब प्रॉपर्टियां क्लियर हो गई, लेकिन अब जो है सो हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रॉपर्टी तो समझ में आया गुरुजी, कुछ तो ऊपर से निकल गया, क्वेश्चनों में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये बताइए हमको। चलिए क्वेश्चन में हम जानते हैं बाबू लोग। अब देखिए क्वेश्चनों में सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमिनेंट को त्रिभुज से भी इंडिकेट करते हैं बाबू। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसका वैल्यू निकालना हमको। अब यहां देखिए 3 2 3 R1 और R3 क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, इसका मतलब डायरेक्ट इसका आंसर हम बगैर सॉल्व किए हुए क्या मार देंगे, 0। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन को क्लियर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इवैल्यूएट करना पड़ रहा है इतना। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए और दिमाग लगाइए कि क्या 2 रो या 2 कॉलम इक्वल है। इसमें देखिए अगर इसमें ये क्वेश्चन में तो बाबू डायरेक्टली दे दिया था, इस क्वेश्चन में भी इक्वल है लेकिन डायरेक्टली नहीं दिया, तो इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए डिटरमिनेंट का साइन है इज इक्वल टू, अब देखिए जो 102 लिखा हुआ है इसको क्या हम लिख सकते हैं सर, 6 × 17, 17 × 102, इसको लिख सकते हैं 6 × 3 = 18, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 = 36। नीचे क्या है 1 3 और 4, 1 3 4, और इसके नीचे क्या है 17 3 और 6। ये सारा प्रॉपर्टी जितना बता बाबू सब प्रॉपर्टी अभी यूज होगा क्वेश्चन में। अब देखिए किसी एक रो में मल्टीप्लाई हुआ है कांस्टेंट से, कांस्टेंट कौन है बाबू 6, इसका मतलब इसको हम कॉमन भी ले सकते हैं। और आपको बताएं कि अगर कॉमन लेंगे या किसी एलिमेंट किसी कांस्टेंट से डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो में ही या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। अगर किसी एक रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है तो कॉमन भी लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से लेंगे। हम इस रो से जो देखें कि 6 जो है सभी में है, तो इस रो से हम 6 कॉमन ले लिए बाबू। 6 और कॉमन ले लिए तो क्या बना, तो बना 17 3 6, फिर क्या बना 1 3 और 4, और फिर क्या है 17 3 और 6। अब देखिए 17 3 6 R1 में भी है बाबू और R3 में 17 3 6 है ना, दोनों में, तो दोनों में इसका मतलब ये आइडेंटिकल है, तो इसका आंख बंद करके आंसर क्या मार देना है, 0, कुछ नहीं मारना है, इसका आंसर क्या मार देना है 0, तो 0 में रह गया आंसर। समझ में आ गया? चलिए ये चीज समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब शो करना है इतना बराबर इतना, शो करना है बाबू, कैसे करेंगे, इतना बराबर इतना शो करना है। तो इसमें क्या लगा, हम क्या प्रॉपर्टी लगा जो बढ़िया हमको मतलब फायदा करे, तो LHS लिखते हैं पहले। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए हमको ये ख्यालात आ रहा है गुरुजी कि किसी एक रो या कॉलम में आप बताए थे कि अगर एडिशन के फॉर्म में है तो उसको अलग अलग 2 डिटरमिनेंट लिख के ऐड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बन रहा, ऐड करते हैं बाबू। फर्स्ट वाला क्या बनेगा, तो A B और C। सेकंड वाला क्या बनेगा, तो यहां भी बनेगा A B और C, और ऐड कीजिएगा तो याद रखिएगा हमेशा ऐसा नहीं कि A 2x मतलब A लिखे यहाँ 2y लिख दिए। जब बोलता बाबू ये आपका जो क्या बोलते हैं सिमिलैरिटी होना चाहिए बाबू, ऐसा नहीं कि यहाँ लिख दिया यहाँ लिख दिया, और हमको ऐसा लिखना, हमको पता है कि एडिशन के केस में गुरुजी आप इसको आगे है इसको पीछे लिख दीजिए, उससे फायदा क्या होगा, वो फायदा भी तो ढूंढना है। अब यहाँ लिख दिए मान लीजिए और यहाँ लिख दिए 2y, क्या B क्या लिख रहे गुरुजी 2y कह रहे हो, सबका फायदा क्या होगा, 2y से कोई फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, हमको जो फायदा को वही ना करेंगे हम। समझ में आया? तो वो देखना है आपको। और ये हो गया x y z, और जनरली प्लस के केस में रहता है वो तो फर्स्ट हम लोग पहले टर्म लिखाता है, सेकंड लोग ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म में लिखाता है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो ये है a b c, फिर यहाँ क्या 2x 2y और फिर क्या यहाँ 2z, उसके नीचे क्या है x y z। अब देखिए यहां जो है सो 2 रो जो है सो आइडेंटिकल मिल गया, मतलब इसका वैल्यू जो है सो आ गया मेरा 0। लेकिन यहां हम 2 रो या 2 कॉलम इक्वल नहीं मिला, इक्वल है बाबू, सही से देखो R2 में जो है सो 2 से सभी से मल्टीप्लाई, इसका मतलब कि 2 हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लीजिए बाबू, देखिए फिर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन इक्वल है। सो ये हो गया मेरा A B C और ये हो गया मेरा X Y
जेड और यहाँ भी क्या बन गया एक्स वाई जेड। अब देखो इसमें भी इक्वल है, R2 और R3 इक्वल है। अगर इक्वल है बाबू तो बताएं आप लोगों को प्रॉपर्टी होता है डायरेक्ट क्या मार देना जीरो। अब ये जीरो ये जीरो ये आके आगे बाबू जीरो, और जीरो ही हमको क्या था लाना, जीरो ही लाना था। RHS में भी क्या मेरा जीरो, यही करना है, प्रूफ शो करना हमको इतना बराबर। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, प्रूफ करना, इसमें भी इतना बराबर इतना। अब देखिए ये क्वेश्चन को देख के आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी लगाएंगे जो फायदा करेगा। देखिए बाबू अगर इस तरह का रहे क्वेश्चन तो आप कोशिश कीजिएगा किसी दो टर्म को जो है ना आप जीरो कर दीजिए और बाद फिर आराम से एक्सपेंड कर दीजिए, है ना। तो अब क्या करते हैं, R2 पे चेंज कर रहे हैं, पहले R2 पे चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे R2 को चेंज, तो R2 में जो है सो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, किसमें R1 में। अगर ऐसा किए बाबू 2 से मल्टीप्लाई करके तो ये टर्म क्या बन गया जीरो। अब इसको भी अगर जीरो कर देते तो हम एक्सपेंड कर देंगे, कोई लफड़ा नहीं। इसमें तो कहीं बोला नहीं कि विदाउट एक्सपेंड, कुछ ऐसा कुछ बोला नहीं है बाबू। अब R2 में R3 में चेंज करते हैं। R3 में क्या चेंज करते हैं, तो R3 में चेंज करते हैं कि R3 जो है उसको घटाइए क्या करके, तो R1 प्लस R2 करके ऐड करके, मतलब आप R1 और R2 का ऐड कीजिए उसके बाद इसको घटाइए। अब देखिए एक बात यहाँ याद रखिएगा, हम वही बताना था, यही इसलिए जानबूझ के प्रॉपर्टी लिखे बाबू। देखिए अगर यहाँ R2 को चेंज कर रहे हैं और उसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखें कि R3 को जो है सो R1 और R2 को जोड़ के घटाइए। अब आप तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी R2 को चेंज करेगा तो ये तो बन गया जीरो, और जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये क्या बनेगा 3a माइनस का, ये तो 2a बनेगा, वो कोई फायदा होगा नहीं। ये बात आपको खलेगा बाबू, क्योंकि R2 यहाँ भी लिख दिए हैं। तो ये बात हमेशा दिमाग में खपड़िया में घुसा लीजिए बाबू कि अगर जो ऑपरेशन में यहाँ लगा नहीं, यहाँ R2 को चेंज कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए नेक्स्ट में जो ऑपरेशन लगा अगर R2 एबे ना करे। फर्स्ट स्टेप आपका ये प्रयास रहना चाहिए। अगर R2 आ जाएगा बाबू तो आपको कंफ्यूज कर देगा पक्का। देखिए ना, अगर R2 को तो चेंज कर दिए, ये तो आपको टर्म जीरो बन गया, तो गुरुजी ये प्लस में लिखेगा, हमारा फायदा क्यों हुआ। यहाँ क्या कर रहे हैं कि R1 प्लस R2 को जोड़िए फिर R3 से घटाइए। गुरुजी ये 3 है, यहाँ तो बन गया जीरो, जीरो प्लस के a से ऐड करेंगे तो a बना, 3a में a गया तो 2a बना, क्या भाई वो फायदा, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही बातें बता रहे हैं कि जो ऑपरेशन यहाँ लगाए हैं कोशिश कीजिए यहाँ R2 को चेंज करें तो यहाँ कोशिश कीजिए कि R2 एबे ना करे। समझ में आ गया? तो हम यहाँ क्या करेंगे उसको लाने के लिए, तो यहाँ सिंपल सा लॉजिक करना बाबू। R3 में क्या करना है, माइनस करना, क्या चीज करके 3 से मल्टीप्लाई करके, किसमें R1 में। अब R1 में दोनों जगह लिखे, लेकिन R1 को कहीं चेंज किया क्या, नहीं चेंज किया, इसका मतलब हम R1 यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप देखिए कीजिए इसको, ये हम निकाल रहे हैं किसमें, LHS निकाल रहे हैं बाबू, LHS। तो R1 में छेड़छाड़ कुछ नहीं किए तो R1 को ऐसा लिख दीजिए, ये A हो गया, ये हो गया आपका A प्लस B, और ये आपका हो गया A प्लस B और प्लस का C, ये हो गया। अब देखिए हम क्या किया, R2 को चेंज 2 से पहले मल्टीप्लाई करना, किसमें R1 में, और R2 से घटाना। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म क्या बन गया बाबू जीरो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना 3a और माइनस का 2a, तो a बना, और ये क्या बना 2b माइनस का 2b जीरो, ये बन गया 4a और माइनस का 2a तो 2a बना, ये बना 3b और माइनस का 2b तो प्लस का b बना, और 2 से माइनस का 2 से जीरो हो गया। अब इसको R1 को जो से 3 से मल्टीप्लाई करके R3 से घटाना बाबू, तो ये 3a माइनस का 3a जीरो हो गया, ये क्या बना 6a और माइनस का 3a तो ये बना 3a, और ये 3b से 3b कैंसिल आउट हो गया। 5a नहीं 10 है माइनस का 3a तो ये क्या बन गया 7 है, और ये क्या 6b और माइनस का 3b तो ये क्या बन गया प्लस का 3b। 10 में 3 गया 7 और 6 में 3 गया तो 3, और यहाँ 3 और 3 में 3 गया क्या बना जीरो, ये आ गया। अब क्या कीजिए, आप कुछ नहीं दिमाग लगाया बाबू, अब 2 को मिलकर जीरो इनफ है बाबू, एक्सपेंड कर दीजिए। यहाँ कहीं बोला क्या विदाउट एक्सपेंडिंग, अरे बाबू हमको प्रॉपर्टी इसलिए लगाना ताकि सुविधा पड़े हमको। अब इसमें सुविधा नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक ही रो C1 से अगर एक्सपेंड करेंगे तो खाली अगला से गुना करना पड़ेगा, बाकी बात हमारा कम हो जाएगा। तो हम C1 के अकॉर्डिंग जो है सो एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ये एक्सपेंड करेंगे बाबू, तो ये प्लस का साइन a हो गया। अब ये देखिए ये रो और ये कॉलम गैप हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो क्या बनेगा 7 का a स्क्वायर, 7 का a स्क्वायर प्लस का 3ab ये बना। अब क्या करेंगे इधर माइनस का 6ab हो जाएगा बाबू, 6ab हो जाएगा, माइनस का 6ab और 6ab नहीं बाबू, माइनस का 6a स्क्वायर होगा बाबू, माइनस का 6a स्क्वायर, यहाँ a है और यहाँ है a स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस का 3ab, माइनस का 3ab ये होगा, माइनस का 3ab। अब जो कट रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए बाबू, 3ab से
3a भी कैंसिल आउट हो गया। अब 7a² से माइनस 6a² घटेगा बाबू, a² होगा और a बाहर में, तो ये क्या आ गया a³। और a³ में हमको RHS में लाना बाबू, देखिए वही लाना है, आ गया मेरा क्या चाहिए RHS। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तो कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबू, ये समझ में आ गया। चलिए मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विदाउट एक्सपेंडिंग। इसमें एक्सपेंड नहीं करना बाबू, विदाउट एक्सपेंडिंग करके हमको वो बताया कि वो 0 आएगा। अब क्या किए हम LHS लिखें। अब LHS में लिखने से पहले हम क्या लिखे बाबू, ये जो है ना बाबू, ये R1 को हम चेंज किए। क्या चेंज किए, क्या R1 को और R2 से ऐड कर दिए बाबू। R1 को हम चेंज किए, क्या चेंज किए, तो हम R1 प्लस का R2 कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा हुआ बाबू, ये क्या बन गया x प्लस y प्लस का z, और यहाँ भी क्या बना x प्लस y प्लस का z, और यहाँ भी क्या बना x प्लस का y और प्लस का z, ये बन गया z। और नीचे क्या है zxy, zxy, और नीचे क्या है फिर 1 1 1। अरे बाबू लोग x प्लस y प्लस z कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई है या सभी एलिमेंट में है। तो ये क्या x प्लस y प्लस z अगर हम कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 1 1 1, और नीचे क्या है z x y, और ये क्या है 1 1 1। अब देखो बाबू R1 और R3 क्या है, सेम है। इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा 0, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। मतलब ये मिला जुला के मेरा क्या आ गया 0। हमको RHS में क्या प्रूफ करना था 0, विदाउट एक्सपेंडिंग करके। हम यहाँ क्या एक्सपेंड किए, क्या एक्सपेंड नहीं किए, सिर्फ प्रॉपर्टी लगाया बाबू, कहीं तो एक्सपेंड किए नहीं। बिना बोला भी है कि विदाउट एक्सपेंड करके हमको प्रूफ करके दिखाई, ये प्रूफ हो गया। यहाँ तक क्लियर है। मूव करते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इतना, अब देखिए एक एक गुण 2 में रहा, अगर एक तीनों रो में रहा बाबू, तो आपको सिंपल क्या करना है कि किसी एक रो से दोनों से सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखिए कैसे, हम जो है सो R2 को चेंज कर रहे हैं। R2 को क्या चेंज कर रहे हैं, तो हम R2 जो है उसको माइनस कर दे रहे हैं किससे, R1 से। और क्या कर रहे हैं, तो R3 में भी चेंज कर रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं, तो अब R3 में माइनस कर दे रहे हैं R2 को। R2 होगा क्या, R2 नहीं होगा क्योंकि R2 तो यहाँ चेंज हो रहा है, और आप बताएं कि यहाँ जो चेंज होगा उसी साथ साथ में वो ऑपरेशन हम नहीं लगा सकते हैं, है ना बाबू। तो हम क्या लिखेंगे, तो R3 माइनस का R1। अब देखिए R3 माइनस का R1 करते हैं फटाफट तुरंत। ये क्या होता है, R1 में तो कोई चेंज नहीं किए हैं, तो ये बन गया 1abc, ये बना 1abc। ये क्या बन गया 0, ये बना b माइनस का a, फिर ये बनेगा ca माइनस का bc, ca माइनस का bc, ये बना 0। ये क्या बना c माइनस का a, और ये बना ab माइनस का bc, ये बन गया, ये आ गया आपका। अब देखिए इसमें हल्का सा और कुछ इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या बाबू, और कुछ इसमें खुराफात कर सकते हैं। यहाँ अगर हम ए बी सी कॉमन लिए तो a माइनस बी बना, मतलब यहाँ से अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो a माइनस बी से भी हम कॉमन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चेंज नहीं करते हैं, चेंज यहाँ क्या करते हैं, ये कर देते हैं 1abc, और यहाँ क्या किए 0, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए तो ये क्या बना a माइनस का b, और यहाँ हम कॉमन ले लिए, क्या ले लिए कॉमन c कॉमन ले लिए तो क्या बना a माइनस का b, ac और माइनस का bc। यहाँ क्या है 0, यहाँ से भी माइनस कॉमन कर लिए, तो क्या बना a माइनस का c, और यहाँ कॉमन क्या है b, तो b कॉमन ले लिए तो क्या बना, तो b कॉमन ले लिए तो बना a माइनस का c। अब देखिए सेकेंड रो में a माइनस बी कॉमन है और थर्ड रो में भी a माइनस सी कॉमन है। दोनों में अगर कॉमन ले लिए बाबू यही लिखते हैं, अगर हम कॉमन ले लिए क्या चाहिए a माइनस बी, और फिर कॉमन ले लिए क्या चाहिए a माइनस का c, a माइनस का c, तो क्या बना मेरा डिटरमिनेंट, तो बना 1 0 0, फिर क्या बना a माइनस का 1 और फिर क्या बना BC C और B, BC C और B, ये बना। अब क्या करना, आप सिंपल से एक्सपेंड कर देना हर बाबू लोग। एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा a माइनस का b, और ये फिर क्या होगा, देखिए इसको ऐसे इधर ही लिख देते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा a माइनस का b, और ये बनेगा a माइनस का c। एक्सपेंड करेंगे तो ये कॉलम और ये रो गैप, तो ये हो गया माइनस का b, और ये जगह प्लस का c हो गया। यही आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर।
समझ में आ गया क्वेश्चन? या तो कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बाबा बोलो। चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट और क्या कर रहा, प्रूफ दैट इतना इज इक्वल टू इतना। प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, एलएचएस लिखिए। अब देखिए यहां हम जो है सो कुछ ऑपरेशन लगा के कुछ फायदा हो सकता है क्या, देखिए आराम से। तो क्या करते हैं कि मैक्सिमम एक टर्म से जो है हम लोग जीरो कर लेते हैं, उसके बाद ज्यादा खुराफात नहीं करते, एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि मैक्सिमम एक टर्म से जीरो हो सकता है, दो को भी हो सकता है, देखते करके क्या करते हैं R1 में चेंज करते हैं, R1 में चेंज करते हैं। और R1 में चेंज क्या करते हैं, तो R1 में चेंज करते हैं कि आप जो है सो R1 में घटाइए, क्या करके घटा, तो आप जो है सो R1 में R2 प्लस का R3 ऐड करके घटाइए। अब देखो बाबू R1 में चेंज किए, दोनों को ऐड करके घटाना है, तो B प्लस C से B प्लस C घटेगा तो क्या बन गया 0। ए हो गया 2C, A माइनस का A कैंसिल आउट, अब बना क्या माइनस का 2C, ये बन गया। इसमें क्या बना, तो इसमें बना A और यहां बन जाएगा माइनस का 2B, A तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया माइनस का 2B। नीचे क्या है B C, फिर क्या है C प्लस A, C प्लस A, फिर क्या है C, और फिर क्या है B और A प्लस B। ये है, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब देखिए और कुछ हो सकता है क्या, और जीरो हो सकता है, अगर यहां से दो कॉमन ले लेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो और छोटा हो सकता है, कर लेते बाबू। यहां से अगर -2 कॉमन लिए बाबू लोग, यहां से अगर -2 कॉमन लिए तो ये क्या बन गया, तो -2 को अगर कॉमन लिए तो ये बन गया मेरा 0, माइनस का C और माइनस का B, और फिर क्या बना B C प्लस A, और ये बन गया B, और नीचला क्या बना, तो नीचला बना C और A प्लस का B, A प्लस का B। ये समझ में आया? अब देखिए अब ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो R3 को जो है R1 को ना R3 को R1 को करेंगे तो ये तो भंडा जाएगा 0 जो बना है सो, तो R3 को जो है सो चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो R3 प्लस का R1 कर रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे बाबू लोग तो देखो यहाँ क्या आएगा सो, अगर ऐसा करेंगे तो क्या आएगा तो आएगा मेरा -2 R3 को जो है सो R1 से ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे R1 और R2 तो एज लिखाएगा, मतलब 0 माइनस का C और माइनस का B है, 0 माइनस का C और माइनस का B है, ये लिख दिए। फिर क्या है B है, C प्लस A है और B है, C प्लस A है और B है, और फिर क्या है इसको ऐड कर रहे हैं तो ये बन गया C, इसको ऐड कर रहे हैं तो बन गया 0, और इसको ऐड करेंगे बाबू तो B से B कट गया, मतलब बना A। अब कुछ नहीं बाबू, अब बहुत टर्म हो गया 0, अब इसको भी ऐड करने से काम बन जाएगा बाबू। अब क्या करते हैं C1 को जो बाबू यहाँ ही एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर यहाँ इसको भी ऐड करते हैं तो काम बन जाता, कुछ मेरा 0 जाता, तो यही आप क्या कर दीजिए बाबू, R3 को चेंज कर दिए, यही जो है सो आप R2 को भी चेंज कर दीजिए, क्योंकि उससे भी फायदा हो रहा है हमको, R2 से भी फायदा हो रहा है, तो R2 को क्या कीजिए कि R2 में जो है सो ऐड कर दीजिए, किसमें R1 से, R2 और R3 को दोनों को चेंज कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 0 बन गया, इसको इससे ऐड करेंगे तो C कट जाएगा, बनेगा A, तो यहाँ लिख दीजिए आप A, यह क्या लिख देना है A, इससे फायदा हो रहा है, और B से B कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ भी क्या बना 0, यहाँ भी क्या लिख दीजिए आप 0, और हमको मिल गया टर्म 0। आप क्या करते हैं सिंपल एक्सपेंड कर दीजिए आप, और सिंपल एक्सपेंड करेंगे बाबू लोग तो ये बन गया -2, हम कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, R1 के अकॉर्डिंग, तो ये प्लस माइनस मतलब ये हो गया C, और इनटू में ये रो और ये कॉलम खत्म, ये बन गया AB और ये बन गया 0, तो ये बन गया AB, और ये क्या है माइनस का B। अब देखिए ये रो ये कॉलम और ये रो खत्म, ये बन गया 0 और ये बन गया माइनस का AC है, माइनस का AC। अब देखिए बाबू यहाँ ये बन गया ABC और प्लस का ABC, तो ABC प्लस का ABC 2ABC और 2ABC 2 से -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आएगा कैसे बाबू, -2 कॉमन नहीं किए बाबू, यहाँ से तो हम 2 कॉमन किए, देखिए बाबू यही तो गड़बड़ होता है, हल्का सा मिसप्रिंट कीजिएगा आंसर में नहीं आएगा। यहाँ से जो बाबू हम लोग 2 कॉमन ले रहा हूँ, -2 लिख रहे हैं हम लोग, जो है सो 2 कॉमन लिए हैं, माइनस तो रखे ना बाबू, 2 कॉमन लिए हैं, तो आपका 2 होगा बाबू प्लस का। अब ये क्या बन गया 2ABC और प्लस का 2 इंटू में 2 करेंगे मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 4ABC, तो ये 4ABC आ गया,
और 4 ABC हमको लाना था, मतलब यही मेरा क्या हो गया RHS। हल्का सा मिसप्रिंट करने से बाबू आंसर में नहीं आता है। ABC प्लस का ABC और इंटू में 2 करेंगे तो आ गया 4 ABC। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए अब आप लोग को क्या करना है बाबू कि ये जो है 2-4 क्वेश्चन एग्जांपल से ही क्वेश्चन नहीं है बाबू, ये सब सारा क्वेश्चन जो है सो आपको है ट्राई करना है बाबू। सब क्वेश्चन बनेगा बाबू, जो अब सब क्वेश्चन का 1 और 2 क्वेश्चन में बचा बाबू, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन बचा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन जो है सो आप लोग को ट्राई करना एकदम आराम से बनेगा। इसमें देखिए एक चीज हिंट दे देते हैं कि एक्स वाई जेड जो बाबू डिफरेंट बोला है, इसका मतलब कि जब भी आपका x बराबर y आएगा और यहाँ y बराबर z आएगा और z बराबर x आएगा, तो ये हमको लेना ही नहीं है, ये टर्मो आपका होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बोल दिया बाबू कि एक्स वाई जेड डिफरेंट है, तो इक्वल हो ही कैसे सकता, होगा ही नहीं। ये इसमें हिंट है, बाकी बात ये भी आराम से बन जाएगा। उसी 3rd या 4th नंबर प्रॉपर्टी जो बता है उससे ये टूटेगा बाबू। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है बाबू, और आप लोग से एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो इंट्रोडक्शन क्लास दिया गया वो आप जरूर से जरूर देखिए, ताकि जब भी आपको एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन करेंगे एकदम आंख बंद करके सॉल्व होगा बाबू। उसके बावजूद भी कोई दिक्कत होगा तो नेक्स्ट डे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज के लिए इतना है बाबू, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।